हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास में। आज ही हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर हमने लिए हैं, 25-25 सेंटेंसेस किए हैं। 4 क्लासेस मैंने आपको बताया था कि 4 में पूरा हो जाएगा। थर्ड क्लास आज हम कर रहे हैं ऑलमोस्ट पूरा, इन द सेंस की जो सिलेबस हम पढ़ेंगे उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे कुछ, और मैं आपको PDF दूंगा प्रॉपर, उसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी हमारा मतलब कोशिश करेंगे हम इस 1 घंटे में जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम सेंटेंसेस हो सकते हैं वो कंप्लीट करें। चलिएगा शुरू करते हैं। इससे पिछली क्लास की बात करूं तो मुझे लगता है मैंने कुछ 2-4 चीज़ें बताई थी, मैं उससे थोड़ा सा रिलेट कर लेता हूं, तभी मैं आगे चलूँगा। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको 2 बातें खास करके बताई थी, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। ठीक है, अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ में मैंने आपको खास करके इंपॉर्टेंस बताई थी आर्टिकल की। अगर आर्टिकल ए है तो प्लूरल वर्ब आएगी, आर्टिकल द है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। आप सोच रहे होंगे कि दोबारा क्यों बता रहे हैं, तो मैं इसको रिलेट करता हूँ अगले कुछ सेंटेंसेस से। देखो भाई, 2 चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी खास करके। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ तो ठीक हो गया, लेकिन कई बार नंबर ऑफ के साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी वो जोड़ के दे देता है, और हम उस सिचुएशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ, क्योंकि हमने तो डायरेक्ट याद कर रखा है अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ। लेकिन अ नंबर ऑफ द नंबर के साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ अगर वो ऐड कर देगा तब हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। जैसे एग्जाम्पल को छोड़ो, मैं नीचे आता हूँ, 2 पॉइंट्स हैं। अ नंबर ऑफ मिल जाए, अच्छी बात है, हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। पेन चेंज करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा। अ नंबर ऑफ मिल गया, बड़ी अच्छी बात है, हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। अ नंबर ऑफ की जगह अ लार्ज नंबर ऑफ मिल गया, आपने एडिशनली कुछ ऐड करा, क्या, अ लार्ज नंबर ऑफ। ठीक है, नंबर ऑफ के साथ आपने लगाया अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज लगा लो या फिर ग्रेट लगा लो, दोनों में से कुछ भी आपने ऐड कर लिया, लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। ठीक है, बढ़िया। इसके बाद लार्ज नंबर्स ऑफ आपने देख लिया, नंबर ऑफ की जगह आपने कहा लार्ज नंबर्स ऑफ, नंबर की जगह आपने क्या कर दिया, नंबर्स का यूज़ कर दिया। एक चीज़ तो ये है, अगर आपने अ नंबर ऑफ कहा है या द नंबर ऑफ कहा है उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। आर्टिकल देखो, हालांकि मैंने बताया था अ नंबर ऑफ हो द नंबर ऑफ हो दोनों के साथ प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, ए हो द हो दोनों के साथ कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। आर्टिकल ए होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी और द होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सेम सिचुएशन बच्चे यहाँ पे है। नंबर अगर आया है ना, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ठीक है, अ लार्ज नंबर्स ऑफ, कुछ भी आया है, अगर नंबर आया है, नंबर वर्ड आया है, तो उसका मतलब उसके साथ जो नाउन रखेंगे वो कैसा रखेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन रखेंगे। ठीक है, देखो इसके पीछे भी रीज़न है। अ नंबर ऑफ अगर मैं कहता हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ पे कुछ ऐड कर देता हूँ, लार्ज लगा दिया मैंने, ग्रेट लगा दिया मैंने, कुछ भी लगाया। अगर मैं कहता हूँ अ नंबर ऑफ बॉयज़, अ नंबर ऑफ बॉयज़ का मतलब कुछ लड़के, संख्या में कुछ लड़के, मतलब कुछ कुछ अ नंबर ऑफ बॉयज़ वाज या वर प्लेइंग या कुछ भी आप कहना चाह रहे हो, तो कुछ संख्या में लड़के जो हैं वो खेल रहे थे, माना वैसे मैंने ऐसे कहा। तो अ नंबर ऑफ बॉयज़ जो आप कह रहे हो या अ नंबर ऑफ जो भी आप कहना चाह रहे हो, जब भी आप बॉयज़ की बात कर रहे हो तो नंबर आपने किसी भी एक कह सकते हैं कि सर्टेन नंबर में आपने लड़के देख लिए, बहुत सारे लड़के हैं। तो आप जब भी आप अ नंबर ऑफ कह रहे हो तो ये बात पक्की है, ये बात श्योर है कि जो भी लोगों की बात चल रही होगी वो एक से ज़्यादा होंगे, तभी आपने अ नंबर ऑफ लिखा है। इसका मतलब है कि कभी भी अ नंबर ऑफ आएगा तो उसके साथ में जब नाउन आएगा ना, तो ये नाउन हमेशा कैसा होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। ये नाउन हमेशा कैसा होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। अ नंबर ऑफ के साथ जो नाउन आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। बात रही वर्ब की, तो मैंने आपको बताया आर्टिकल ए ही लगाएगा, ए लगा है, ए लगा है, ए लगा है। ठीक है, ए नहीं लगा, नंबर की जगह नंबर्स लिखा है, तो नंबर्स लिख के तो साफ साफ क्लियर होगा कि प्लूरल है। बाकी आर्टिकल ए लगा हुआ है चारों तरफ, फिर उसके साथ तुमने ग्रेट लगा दिया, ठीक है, उसके साथ तुमने लार्ज लगा दिया, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ सेम कॉन्टेक्स्ट रखता है जो अ नंबर ऑफ रखता है, और सेम कॉन्टेक्स्ट रखता है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी बच्चा, इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। और सीधी सीधी बात है, वर्ब प्लूरल आएगी, वही हमने ऊपर देखा था, सेम सिचुएशन हमने यहाँ देख ली। अब आ नंबर ऑफ की आपने बात कर ली, तो उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल और आता है। एक चीज़ और है, अगर आप नंबर का यूज़ कर रहे हो तो एक बात पक्की है कि यहाँ पर जो नाउन आएगा ना, ये काउंटेबल नाउन होगा। कहने का मतलब है, यहाँ से आप ये सीख सकते हो कि नंबर वर्ड का अगर यूज़ हो रहा है, कहीं भी नंबर शब्द का यूज़ हो रहा है, इससे पहले ए आया है, द आया है, जो भी आपने यूज़ करा है, नंबर मतलब संख्या, कोई भी संख्या, संख्या मतलब काउंटेबल, जिसको गिन सकते हो, तो इसके साथ जब भी आएगा ना प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। वर्ब क्या आएगी वो अलग बात है, लेकिन जब भी नंबर के साथ कुछ यूज़ करोगे तो उसका मतलब नंबर आएगा ही वहां जहां पर काउंटेबल नाउन आ सकता है ना, जिसको गिन सकते हो उसी के साथ तो नंबर वर्ड का यूज़ करोगे। सेम सिचुएशन अगले वाले पॉइंट में है।
अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अब की बार आपने नंबर ना लिख के क्या लिख दिया, अमाउंट लिख दिया, है ना। अ लार्ज डील ऑफ, है ना, अ गुड डील ऑफ। तो एक चीज़ बता दूं मैं आपको बच्चे, अमाउंट जो होता है ना, अमाउंट का मतलब ही मात्रा से है, समझे, हिंदी में कहें तो मात्रा से। हालांकि कॉन्टेक्स्ट इसका अलग अलग हो सकता है, लेकिन अमाउंट हो गया या डील हो गया, ये जो शब्द है ना हमेशा अनकाउंटेबल को रेफर कर रहे होंगे। किसको रेफर कर रहे होंगे, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन को रेफर कर रहे होंगे। हमेशा किसके लिए आए होंगे, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। या फिर आप ऐसे लिख लो, एक सेकेंड को, ये हमेशा यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन, हमेशा किसके लिए यूज़ होंगे, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ हुए हैं तो इन सब के बाद अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हो, अ ग्रेट डील ऑफ हो, अ गुड डील ऑफ हो, इनमें से कोई भी आपको फ्रेज मिलता है तो उसके साथ नाउन जो आएगा ना बच्चे, वो अनकाउंटेबल ही होगा। मैंने आपको रीज़न बता दिया, अमाउंट मात्रा हमेशा अनकाउंटेबल के लिए आती है, तो अमाउंट आ जाए, डील आ जाए, तो इसको एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन आएगा। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, काउंटेबल नाउन के साथ क्या लगा देगा, अमाउंट लगा देगा। जैसे तो आपने कहा अ ग्रेट अमाउंट ऑफ बॉयज़, तो ये गलत है, क्योंकि लड़के तो काउंटेबल है, तो उसके साथ अमाउंट तो आ नहीं सकता। उस सिचुएशन में अ ग्रेट अमाउंट ऑफ बॉयज़ जो आप लिख रहे हो वो गलत है, तो आप कहोगे अ ग्रेट नंबर ऑफ बॉयज़ या अ नंबर ऑफ बॉयज़, ऐसा आप लिख सकते हो, वो ठीक होगा। तो अनकाउंटेबल नाउन, और अगर अनकाउंटेबल नाउन के लिए कोई भी चीज़ आई है तो फिर उसमें डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ कैसी ही वर्ब आएगी, उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी, उसके साथ कुछ अलग नहीं आएगा। ये रही बात, ये दो बातें मैंने आपको सिखाई। अगर ये दो बातें समझ में आ गई तो ज़रा ध्यान से देखो, अ ग्रेट नंबर ऑफ वुमन इज़ या आर एट वर्क दीज डेज, कह रहे कि बहुत सी महिलाएं हैं, मतलब काफ़ी अच्छी संख्या में देखें तो महिलाएं जो है वो काम पर जाती हैं, काम वाम करती हैं अपना, है ना। अब आप ये कहना चाह रहे हो अ ग्रेट नंबर ऑफ वुमन, पहली बात तो वुमन काउंटेबल है, काउंटेबल है तो नंबर वाले फ्रेज का यूज़ करना ठीक होगा, यहाँ पर अमाउंट या डील का प्रयोग करना गलत होगा, एक बात। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि नंबर से पहले ग्रेट लगा लोगे, है ना, लार्ज लगा लोगे, कोई खास फ़र्क पड़ेगा नहीं, सेम ही बात है। आपको इस चीज़ को इस तरीके से देखना है कि नंबर से पहले आर्टिकल ए आया है, और जब जब आर्टिकल ए आया होता है अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, तो इज़ नहीं किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। अभी तो ऊपर बताया था, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, ठीक है साहब। नेक्स्ट देखो 52, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी हैज़ हैव बीन स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट, कह रहा है कि भाई बहुत अच्छे खासे पैसे, बहुत अच्छी खासी मात्रा में पैसे खर्च हो गए हैं इस प्रोजेक्ट पर। अ ग्रेट डील या अमाउंट ऑफ मनी, आपने कहा बहुत अच्छे क्वांटिटी में पैसे जो है खर्च हो गए हैं, ग्रेट डील या अमाउंट ऑफ मनी, डील लिख लो अमाउंट लिख लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि बच्चे मनी जो होता है ना वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। मनी कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन। अब तुम कहोगे सर पैसे को तो गिन सकते हैं, आप तो गलत बात कर रहे हो, मेरी जेब में 500 रुपये, मेरे को तो पता है, मैंने तो गिने, 100 के 5 नोट है। मैंने कहा यार बढ़िया बात है, 100 के 5 नोट है, तुमने गिन लिए, लेकिन तुमने मनी नहीं गिनी बेटा, तुमने गिने हैं रुपए, तुमने गिने हैं पैसे, जो भी तुम्हारे पास हैं, जो तुम्हारे पास रुपए हैं, तुम्हारे पास सिक्के हैं, वो तुमने गिने हैं। दूसरी बात, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि मनी अनकाउंटेबल कैसे है ना। देखो वो चीज़ ना, देखो जनरली मैं आपको बताऊँ, मनी के पीछे अनकाउंटेबल होने का एक रीज़न ये है कि ये एक तरीके का एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट है, मतलब मनी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, मैं आपको बताऊं। अब तुम कह रहे हो ये तो कैसी बात कर दी कि मनी नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, इसी के तो पीछे हैं हम। देखो मनी एक कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लेते हैं एक सुनार है, किसी सुनार के पास आपने गए, आप गए कि भाई तुम्हारे पास पैसा है, तुमने सुनार के जाके बंदूक बंदूक लगा दी उसके कान के पास कि भाई पैसे निकाल ले, तो सुनार कहेगा भाई मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, मेरे पास तो सोना है, ले जाओ। सुनार के पास सोना है। वैसे ही तुम प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, उससे कहा कि भाई मुझे पैसे दे दे, उसने कहा भाई मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, मेरे पास तो ज़मीन पड़ी है, इतनी सारी ज़मीन है मेरे पास, ये ले लो अगर तुम्हें चाहिए तो, ठीक है। वैसे ही तुम परचून वाली दुकान वाले के पास गए, तुमने उससे कहा भाई सोना निकाल दे जितना तेरे पास है, तो परचून वाला कहेगा यार मेरे पास सोना वोना नहीं है भाई, मेरे पास तो कैश पड़ा है, कैश ले लो मेरे से। तो हर एक व्यक्ति के लिए मनी की डेफिनेशन अलग है। क्या एक आदमी जिसके पास हाईवे पे 150 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, और उसके पास 1 रुपया नहीं है, जो जिसको मनी तुम मान के चल रहे हो, तुम्हारे हिसाब से मनी मतलब 100-500 के नोट अगर हैं, उसके पास 1 रुपया नहीं है, लेकिन 150 एकड़ ज़मीन है उसके पास हाईवे पे, तो क्या वो गरीब है, या क्या उसके पास पैसे नहीं है, क्या उसके पास मनी नहीं है मनी है, लेकिन किस फॉर्म में है, मनी है किस फॉर्म में, मनी है ज़मीन के रूप में। सुनार के पास है सोने के रूप में, चांदी के रूप में। कि जैसे मैं कहता हूँ कि कोई परचून वाला व्यक्ति है, उसके पास जनरली कैश का काम है,
तो उसके पास है कैश के रूप में। तो सबके पास अलग अलग रूप में मनी है। तो मनी एक बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स है, एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट है ना, जिसको तुम टच नहीं कर सकते। मैं तुझसे कहूँ मनी को टच करके दिखाओ तो तुम जमीन को छू रहे हो, नहीं। तो मनी जो है एग्जैक्टली अनकाउंटेबल के तरीके से काम कर सकते हैं। अब तुम जमीन को कैसे काउंट कर लोगे? अगर तुम मनी को काउंटेबल मान के चल भी रहे हो, माना तुम्हारे दिमाग में एक बात है कि मनी काउंटेबल है, तो जमीन को काउंट थोड़ी कर सकते हो। या मैं तुमसे कहूँ सुनार के पास जाके बोले भाई, सुनार कहेगा मेरे पास 10 तोला सोना है, तो तुम कहोगे भाई इसको काउंट कर दे। सोना काउंट थोड़ी हो सकता है, सोने का तो वजन हो सकता है, सोना काउंट तो होगा नहीं। तो वही चीज़ है, मनी के फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, और अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, ऐसे फॉर्म्स होंगे जिनको गिन नहीं सकते, है ना। तो ये एक जो है एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स है, एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट है। इसी वजह से मनी को काउंटेबल ना मान के अनकाउंटेबल माना जाता है। अब तुम कहोगे सर मेरी जेब में पैसे हैं, मैंने कहा भाई वो रुपीज़ हैं, और रुपीज़ हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, गिन सकते हो, तभी तो प्लूरल बन रहा है। रुपी को रुपीज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि भाई मनी जो है हमारी अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो मैंने आपको अभी बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ अमाउंट का यूज़ ठीक होता है, डील का यूज़ ठीक होता है, नंबर नहीं आएगा। तो इन्होंने डील का यूज़ करा, अमाउंट का यूज़ करा। मैंने कहा यार मनी के साथ लगाया तो तुमने बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब तुम जानना चाह रहे हो वर्ब क्या है। फिर से वही बात, आर्टिकल ए आया द आया, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं खास। क्यों? क्योंकि अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ देखना चाह रहे हो तो अनकाउंटेबल नाउन तो जिसको काउंट नहीं कर सकते तो हमेशा सिंगुलर है, और उसके साथ हमेशा कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो हैव नहीं बच्चे किसका यूज़ करेंगे? हैज़ का यूज़ करेंगे। मुझे लगता है 2 सेंटेंस मैंने बहुत डेप्थ में समझाए हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। समराइज़ कर देता हूँ। अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। नंबर ऑफ की जगह वो उसके साथ ऐड करके लार्ज भी दे सकता है, हो सकता है उसके साथ क्या ऐड कर दे? लार्ज ऐड कर दे, हो सकता है उसके साथ वो ग्रेट ऐड कर दे, नंबर का नंबर्स ऑफ लिख दे, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा इसके साथ, और प्लूरल वर्ब आएगी। एक चीज़ और ध्यान रख सकते हो, क्या? कि नंबर का प्रयोग अगर आपने करा है, नंबर वर्ड का यूज़ करा है, चाहे वो लार्ज के साथ करा है, चाहे वो ग्रेट के साथ करा है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नंबर वर्ड का यूज़ करा है, इस बात का मतलब ये बात श्योर है कि वो काउंटेबल नाउन के साथ ही आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही आएगा। दूसरी बात, अगर आपने अमाउंट वर्ड का यूज़ करा है पूरी इंग्लिश में, मैं केवल यही नहीं कह रहा हूँ, कहीं भी अगर अमाउंट वर्ड का यूज़ हुआ है तो अमाउंट आने का मतलब आप इस बात को सीरियस ले लो, इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि अमाउंट आया किसके लिए होगा? अमाउंट अनकाउंटेबल नाउन के लिए आया होगा। अमाउंट कहीं भी किसी भी चीज़ को रेफरेंस देने के लिए आपने अमाउंट वर्ड का यूज़ करा है, मात्रा का यूज़ करा है, वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आया होगा। और अगर अनकाउंटेबल नाउन की कहीं भी बात हो जाए तो सीधी सीधी बात है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। वो नाउन जिनको गिन नहीं सकते। फिलहाल के लिए डेफिनेशन ये है, जनरल डेफिनेशन अनकाउंटेबल की जब मैं पढ़ाऊंगा मेन तो बताऊंगा जिसका प्लूरल नहीं बन सकता। अभी आपके लिए ये है कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे होते हैं? जिनको गिन नहीं सकते। और अनकाउंटेबल के साथ हमेशा कैसी वर्ब आती है? हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। ये 2 सेंटेंस मैंने आपको बताया, ध्यान रखने की चीज़ है, काम की चीज़ है। आ जाओ ज़रा इसके बाद देखो 53, 54, 55, 56, 57, 5 सेंटेंसेस है, कॉन्सेप्ट सेम है। 5 सेंटेंसेस है, सेम कॉन्सेप्ट है। बड़े बढ़िया से पढ़ेंगे, लॉजिक भी दूंगा मैं, और ये मैं बता देता हूँ पढ़ा जाता है पेपर में आपको। हालांकि मैं आपको आपने अगर थोड़ी बहुत भी इंग्लिश पढ़ी है कहीं ना कहीं, हालांकि लेक्चरर का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप सभी, मुझे लगता है बढ़िया मैच्योर होंगे। ये 6 सेंटेंसेस हैं हमारे पास, 5 सेंटेंसेस हैं हमारे पास। ये 5 सेंटेंसेस देख लो, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, और ये इतने कॉमन सेंटेंसेस हैं, अगर आपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करी आपके सामने आए होंगे। और इवन पूरा सब्जेक्ट वाइज एग्रीमेंट जो मैं शुरू से लेकर अब तक पढ़ाता आ रहा हूँ, आपको मिला होगा कि हाँ यार इतने कॉमन चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं मिली होंगी, तो इंटरेस्ट तो खुद ही डेवलप हो जाता है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, जो रूल कहता है, पहले मैं रूल बुक की बात कर लेता हूँ, फिर हम लॉजिक की भी बात करेंगे। रूल बुक कहती है कि आइदर और, हालांकि रूल बुक नाम की कोई चीज़ है नहीं, समझे, इंग्लिश में रूल्स वगैरह कुछ होते नहीं। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। और ये 4 फ्रेजेस हैं। क्या है ये 4 फ्रेजेस हैं। इन 4 फ्रेजेस में बच्चा यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन आएगा, यहाँ पर भी नाउन या प्रोनाउन आएगा। सेम सिचुएशन है, यहाँ नाउन या प्रोनाउन आएगा, यहाँ नाउन या प्रोनाउन आएगा। सेम यहाँ नाउन या प्रोनाउन आएगा, यहाँ नाउन या प्रोनाउन आएगा। सेम यहाँ नाउन या प्रोनाउन आएगा, यहाँ नाउन या प्रोनाउन आएगा। इन सब के आने के बाद इन सब के साथ किसका यूज़ होगा? वर्ब का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? वर्ब का। किसका यूज़ होगा? वर्ब का, ठीक है। देखो जब भी इसमें वर्ब का यूज़ कर रहे होते हैं, मैं आपको बता दूं, किताब में लिखा होता है, बहुत जगह आपको ये लिखा मिलेगा कि वर्ब हमेशा पास वाले के हिसाब से आ जाती है
है ना। कई बार टीचर भी बोल देते हैं कि वर्ब हमेशा किसके हिसाब से आएगी, पास वाले के हिसाब से आ जाएगी साहब, कि पास में ये है इसके हिसाब से वर्ब आ जाएगी। वर्ब हमेशा पास वाले के हिसाब से प्रयोग की जाती है कि जी जो भी पास वाला है उसके हिसाब से वर्ब का यूज़ होगा। अब यहाँ पर जो भी आया है ना। अब तुम कहोगे सर थोड़ा एग्जाम्पल दे के बताओ। अभी मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा, इस नियम को आगे बढ़ाऊंगा, इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। पहले एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। 53 देखो, मैंने कहा आइदर यू और आई वॉज एवर टू बी सेलेक्टेड। बोले या तो तुम या मैं क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे। दो लोग इंटरव्यू देने गए तो हम वो दो लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं, तो तुम सेलेक्ट होंगे या मैं सेलेक्ट होंगे, भाई दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होगा। एक चीज़ तो तुमसे पूछ सकता है कि आइदर के साथ किसका पेयर बनेगा, तो आपको पता है आइदर के साथ और आएगा, हमेशा आइदर के साथ और का पेयर बनता है, बड़ी अच्छी बात है। ऐसे ही सेम नॉट ओनली के साथ हमेशा किसका पेयर बनता है, बट ऑल्सो का पेयर बनता है। ठीक है, अच्छा नन बट मैंने लिखा नहीं, कोई बात नहीं, चलो। तो ये हो कोई बात। अब मैंने कहा आइदर यू और आई वॉज एवर टू बी सेलेक्टेड। समस्या की बात यह है बच्चे, अगर आप ये सोच लो कि आई के हिसाब से वर्ब आएगी तो आई के साथ से आता है वॉज, और अगर तुम सोच लो यू के हिसाब से वर्ब आएगी तो यू के हिसाब से आएगा वर्ब, क्योंकि यू को माना जाता है जनरली प्लूरल, मतलब यू के साथ वर्ब प्लूरल यूज़ करते हैं, होता तो यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है, तो यू के साथ क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। ठीक है, आई के हिसाब से वॉज आ जाएगा। नियम ये कहता है, किताब ये कहती है, बहुत जगह लिखा ही होता है कि हमेशा किसके हिसाब से, बाद वाले के हिसाब से प्रयोग कर लेते हैं। आई के हिसाब से वॉज, आई के हिसाब से किसका यूज़ कर लेते हैं, वॉज का यूज़ कर लेते हैं, कि भाई आई आ गया, पास में लिखा है आई के हिसाब से वॉज लगा लो। देखो ये बात ठीक है, लेकिन पार्शियली, कंप्लीट ठीक नहीं है। नियम जो है, ये लॉजिक जो है वो किस बेस पे बनाया गया था, लॉजिक जो है वो इस बेस पे बनाया गया था बच्चा, क्योंकि हमारे पास ना, हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ आइदर राम और हिज फ्रेंड्स इज ये आर कमिंग टू मीट मी, ऐसा लिखो चलो। बोले या तो राम आ रहा है या उसके दोस्त आ रहे हैं मुझसे मिलने, दोनों में से कोई ना कोई एक आ रहा है। अब समस्या पता क्या हुई, हमें इस सेंटेंस में या किसी भी सेंटेंस में आइदर और वाले में ये क्लियर है ही नहीं कि काम करने वाला कौन है। वर्ब किसके साथ आती है, सब्जेक्ट के साथ आती है। सब्जेक्ट कौन होता है, जनरली डूअर होता है। सब्जेक्ट मतलब डूअर, काम करने वाला, है ना। मैंने कहा राम हेल्प्ड सीता, राम ने सीता की हेल्प करी, तो हेल्प करने वाले कौन है, बोले जी राम है। तो सब्जेक्ट हमेशा डूअर होता है, जनरली तो होता ही है, एक्टिव पैसिव को अगर कॉन्टेक्स्ट छोड़ दें तो सब्जेक्ट हमेशा डूअर होता है। सब्जेक्ट अगर डूअर है मतलब काम करने वाला है। अब काम करने वाला कौन है, अब मैंने कहा कि राम और श्याम मुझसे मिलने आ रहा है। अब आपको क्लियर ही नहीं है कि यार राम मिलने आ रहा है या उसके दोस्त मिलने आ रहे हैं, आपको क्लियर ही नहीं है, या तो राम आ रहा है या उसके दोस्त आ रहे हैं। अब समस्या ये है, अगर आप राम के हिसाब से लगा दो तो फिर हिज फ्रेंड्स के हिसाब से क्यों नहीं, हिज फ्रेंड्स के हिसाब से लगा दो वर्ब, तो राम के हिसाब से क्यों नहीं, बड़ी समस्या हो गई। तो ऐसे में एक कंक्लूजन बेसिक ये रखा गया कि वर्ब जो है हमेशा पास वाले के हिसाब से लगा देंगे, बाद वाले के हिसाब से नहीं, हमेशा किसके हिसाब से, पास वाले के हिसाब से। क्यों, क्योंकि क्लियर तो कुछ भी नहीं है ना, क्लियर तो राम का भी नहीं, क्लियर तो हिज फ्रेंड्स का भी नहीं है। या तो राम आ रहा है या उसके दोस्त आ रहे हैं मिलने, दोनों में से कोई एक आ रहा है। तो ऐसे में ये कॉन्टेक्स्ट, ये एक नियम ये फाइनल कर लिया गया क्या, कि भाई जो भी पास वाला है उसके हिसाब से लगा दो। अब देखो वर्ब के पास में हमेशा जनरली कौन रखा होता है, वर्ब के पास में कौन रखा है, बोले जी राम रखा है, हिज फ्रेंड्स रखे हैं। बोले सर वर्ब के पास में तो हिज फ्रेंड्स रखे हैं। मैंने कहा यार हिज फ्रेंड्स रखे हैं तो इसके हिसाब से लगा दो, हिज फ्रेंड्स रखे तो इसके हिसाब से। फ्रेंड्स प्लूरल है तो किसका यूज़ करोगे, आर का। इस क्या हो गया, इस हो गया गलत। तो इसी चीज़ को कई बार ये मान लिया जाता है कि हमेशा बाद वाले के हिसाब से आता है, ये वर्ब हमेशा किसके हिसाब से आती है, बाद वाले के हिसाब से आती है। अब जैसे माँ एक मिनट को मैं नया पेज ऐड करता हूँ, हाँ जी कर लिया, देखो मैं पेज ऐड। तो मैंने कहा कि वर्ब हमेशा अपने पास वाले के हिसाब से लगा दो, क्योंकि क्लियर तो है नहीं कि राम के हिसाब से है उसके दोस्त के हिसाब से है, तो हमने पास वाले के हिसाब से लगा लिया। या फिर जैसे मैंने एक सेंटेंस और लिखा, राम और his friends will be organizing the party। मैंने कहा राम और उसके दोस्त, राम या फिर उसके दोस्त ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे पार्टी को। अब लेकिन एक दिक्कत है, विल तो सबके साथ आ जाएगा। एक काम करते हैं, आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज द पार्टी, ऐसे कर लो, एक ही बात है। राम और हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज द पार्टी, आर या इज।
अब देखो वही बात है, अगर मैंने और लगाया, वहाँ तो आइदर और था कि भाई आइदर आया और आया, मैंने यहाँ और लगाया। अब तुम देखो, उसको भी छोड़ दो, ये तो और इजी हो जाएगा। राम या उसके दोस्त ऑर्गेनाइज करेंगे पार्टी को। अब मुझे पता ही नहीं कौन ऑर्गेनाइज करेगा, ये पता है मुझे नहीं पता, राम ऑर्गेनाइज करेगा या उसके दोस्त ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ऐसे में मैंने डिसाइड कर लिया कि वर्ब हमेशा पास वाले के हिसाब से लगा दो, बाद वाले के हिसाब से नहीं, ये नियम गलत है, बाद वाले के हिसाब से अगर पढ़ा है कहीं तो। जो पास में है, पास में कौन है, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के हिसाब से क्या आएगा, बोले जी फ्रेंड्स के हिसाब से क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब तुम कहोगे यार, बोले सर ये तो वही बात हो गई कि जब भी हम देख रहे हैं, जितनी बार भी हम देख रहे हैं, हमें दिख रहा है कि बाद वाले के हिसाब से ही बार आ रही है। अरे बाद वाले के हिसाब से आ तो रही है बच्चे, इसी सेंटेंस का अगर मैं इंटरोगेटिव बनाऊँ, सेम सेंटेंस का अगर मैं क्या बना दूँ, इंटरोगेटिव बना दूँ, तो कैसे बनाओगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो मैं वही चीज़ आगे रख ले रहा हूँ। जैसे ये सेंटेंस है, इसमें आर तुम्हारी वर्ब है, मैंने कहा इस तो गलत है, तुम्हारी वर्ब है, मैंने सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाया, आर राम और हिज फ्रेंड और हिज फ्रेंड्स गोइंग टू ऑर्गेनाइज द पार्टी। माना मैंने ये पूछ लिया आपसे, यस और नो टाइप सेंटेंस है। सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट ये हमारा, सब्जेक्ट से पहले क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसका मतलब सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है। अब यही सेंटेंस का मैंने इंटरोगेटिव बना दिया, ध्यान से देखना। अब की बार पास में कौन है, पास में हिज फ्रेंड्स है, राम है, पास में है बच्चे राम, इसी का मैंने क्या बनाया है, इंटरोगेटिव। ठीक है, तो पास में कौन है, राम है। अगर पास में राम है तो भाई राम के हिसाब से आर तो नहीं आना चाहिए, राम के हिसाब से आना चाहिए इज़, राम के हिसाब से क्या आना चाहिए, राम के हिसाब से तो इज़ आना चाहिए। और अगर राम के हिसाब से इज़ आना चाहिए तो फिर अंडरस्टूड सी बात है, ज़रा देखना, सेम सेंटेंस में यहाँ वर्ब क्या आई है, आर आई है, और सेम सेंटेंस में यहाँ वर्ब क्या आई है, इज़ आई है। तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। 4 पेयर है हमारे पास, जनरली 4 पेयर हैं, नन बट भी लगा लो, 5वां लगा लो, नन बट में हालांकि पेयर तो क्या बनना है, आइदर और, नाइदर, नो, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, या फिर और। इनमें हमेशा वर्ब अपने नज़दीकी वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ आती है, किसके पास, किसके साथ, अपने नज़दीक वाले, अपने पास वाले। अगर ये रूल तुम्हें समझ में आ गया तो अब मुझे लगता है तुम पाँचों सेंटेंस चुटकी में सॉल्व कर दोगे। ज़रा आ जाओ भाग के इधर। मैंने कहा इधर यू और आई, क्लियर नहीं है मुझे कौन है, वर्ब के पास में कौन रखा है, वर्ब के पास में रखा है आई, तो आई के हिसाब से क्या आएगा, आई के हिसाब से वाज आ जाएगा, वर्ब गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नॉट ओनली द चिल्ड्रन बट ऑल्सो देयर फादर, जो खाली देयर फादर लिख रखा है। अब देखो, एक काम करो, ये क्यों मान लें हम कि बच्चे एक से ज़्यादा हैं, मतलब बच्चे तो एक से ज़्यादा चिल्ड्रन हैं, मगर हम ये ना माने कि अलग अलग फादर के बच्चे हैं, क्योंकि फिर आपको ये लगेगा कि देयर प्लूरल नाउन है तो उसके साथ फादर का फादर्स क्यों नहीं हुआ, बड़ी समस्या है, सेंटेंस में गड़बड़ हुई है। एक काम करते हैं, हालांकि सिचुएशन बैठ सकती है, पता है, बच्चे अलग अलग हो सकते हैं, उनके फादर अलग हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेट ना करके सिंपल रखते हैं। नॉट ओनली चिल्ड्रन बट ऑल्सो, लेकिन अगर ऐसे भी रखेंगे तो फिर एक काम करो, चाइल्ड ही रख लो। देखो, नॉट ओनली द चाइल्ड बट ऑल्सो हिज फादर, अब देखो थोड़ा ईजी हो गया। अब मैं कह रहा हूँ नॉट ओनली द चाइल्ड बट ऑल्सो हिज फादर, द चाइल्ड के हिसाब से लगा दें, फादर के हिसाब से लगा दें, फादर के हिसाब से लगाएंगे वाज आ जाएगा, पर गलत है। हालांकि हमने जब चेंज कर दिया तो चाइल्ड के हिसाब से भी क्या ही आएगा, चाइल्ड के हिसाब से भी वाज ही आएगा। पिछले वाले सेंटेंस में दिक्कत ये हो गई थी, मैंने चिल्ड्रन के साथ देयर फादर लिख रखा था, क्योंकि देयर जो है वो हम लेके चल रहे हैं बच्चे एक से ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से, लेकिन फिर बात यह है कि फादर लिखे हैं, फादर्स लिखे हैं, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हालांकि सिचुएशन दोनों ही सही है, समझ रहे हो, कॉन्टेक्स्ट दोनों के बदल जाएंगे कि क्या कॉन्टेक्स्ट में कही है ये बात। 55 पे, हैज़ या हैव राम और हिज फ्रेंड्स डन एनीथिंग फॉर यू, क्या राम और उसके दोस्तों ने तुम्हारे लिए कुछ करा है। अब देख लो वही बात है, और आया है, और वाली सिचुएशन है, मैंने आपसे बताई थी, क्या वर्ब हमेशा पास वाले के हिसाब से, फ्रेंड्स नहीं है पास में राम है, राम है तो हैव नहीं, किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे, राम और हिज फ्रेंड्स। फिर से वही सेंटेंस सेम, 55 का 56 देखो, अब की बार उस सेंटेंस को अफर्मेटिव बना दिया, और आया है और राम आया है और हिज फ्रेंड्स आए हैं। अब और का यूज़ हो गया, बड़ी अच्छी बात है, वर्ब किसके पास में है, हिज फ्रेंड्स के पास में है, हिज फ्रेंड्स के पास में है तो प्लूरल है, और प्लूरल है तो हैज़ नहीं, किसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। 57 देख लो, नन बट माई फ्रेंड्स, नन बट माई फ्रेंड्स, कोई नहीं लेकिन मेरे दोस्त। अब देखो नन बट की सिचुएशन में हमेशा वर्ब जनरली तो इस पास में ही होगी, इंटरोगेटिव बना भी लोगे तब वो नन के पास आ जाएगी, ठीक है नहीं, लेकिन फ़िलहाल तो किसके पास है, देखो नन जो है वो सिंगुलर होता है ना, मैंने बताया, हालांकि सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन
काउंटेबल के साथ आया हो तो जनरली प्लूरल के रूप में यूज़ करते हैं, सॉरी सिंगुलर के रूप में यूज़ करते हैं। काउंटेबल नाउन के साथ आया तो जनरली सिंगुलर के रूप में यूज़ करते हैं। अनकाउंटेबल के साथ आया होता है तो उसको तो परफेक्टली ही सिंगुलर मानना है, ठीक है। अगर अनकाउंटेबल के साथ ना आया है तो सिंगुलर ही मानना है। काउंटेबल के साथ आया तो सिंगुलर प्लूरल दोनों मानते हैं, ऑप्शन दोनों दिए हो तो सिंगुलर को ही प्रेफरेंस देंगे। ये बात मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ मुझे लगता है। अभी दो चार पाँच सेंटेंस पीछे की ही बात है, पिछली क्लास में आपने पढ़ी होगी। फिलहाल वर्ब जो है वो फ्रेंड्स के साथ आई है, और फ्रेंड्स के साथ आई है तो प्लूरल है, और अगर प्लूरल है तो वॉज गलत है और क्या सही होगा, वर गलत होगा। हालांकि अगर इसी सेंटेंस को मैं इंटरोगेटिव बना दूँ और यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तब वो किसके हिसाब से चलेगी, नन के हिसाब से चलेगी, ठीक है नहीं। हालांकि ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी नहीं आपके सामने, मैं केवल एक एग्जांपल लेके चल रहा था कि हाँ ये चीज़ आपको लेके चलनी है, क्योंकि नन बट के साथ इंटरोगेटिव वाली सिचुएशन वैसे भी नहीं बननी। 57। तो ये मैंने कुछ 5 सेंटेंस आपको समझाए हैं इस कॉन्सेप्ट पे, मुझे लगता है आपको क्लियर हुए होंगे। आगे चलते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया कॉन्टेक्स्ट है, बहुत बढ़िया बेसिकली टाइप है आपका, और बड़ा कंफ्यूजिंग भी है, जनरली होता ही है। देखो मैंने 4 चीज़ें एक साथ ली हैं। किसी भी अमाउंट की बात चल रही है ना, कोई अमाउंट पैसे वैसे की बात चल रही है, 2 लाख 5 लाख 10 लाख 10 रुपये 5 रुपये। टाइम की बात चल रही है, 2 घंटे 5 घंटे, है ना, किसी प्रकार का टाइम है, ठीक है। 2 घंटे 5 घंटे तो चलो ठीक है, लेकिन टाइम भी कई प्रकार के होते हैं ना, किस 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 कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है टाइम का। टाइम्स मतलब कितनी बार के लिए टाइम का यूज़ हुआ है, समय के लिए टाइम का यूज़ हुआ है, इस बारे में हम बात करेंगे, है ना। या फिर किसी डिस्टेंस की बात हुई है, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, इकट्ठी बात हुई है, अलग अलग बात हुई है। वेट, वजन की बात हुई है, कितना वजन, 2 किलो 5 किलो 10 किलो। अमाउंट की बात हो, टाइम की बात हो, डिस्टेंस की बात हो, वेट की बात हो। अगर इन चारों की बात करूँ, मैं चारों को मैं लेके चलूँ, अमाउंट डिस्टेंस वेट और टाइम, इन चारों को दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सिंगुलर भी माना जा सकता है, प्लूरल भी माना जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि भाई आप क्या सोच रहे हो, इसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करा गया है तो दोनों ही सही, सिंगुलर भी सही है प्लूरल भी सही है। लेकिन कब कब, अगर इन सभी को अमाउंट टाइम डिस्टेंस वेट को एज अ यूनिटी आप देखते हो, है ना, एज अ यूनिटी आप देख रहे हो कि भाई ये सब इकट्ठा काम कर रहा है, एक साथ चल रहा है। वजन, मैंने कहा भाई मैं वेट उठा सकता हूँ 50 किलो, बोले क्या भाई बड़ी अच्छी बात है। कोई कहेगा मैं भी उठा सकता हूँ, एक आदमी ने कहा बोले मैं 500 किलो उठा सकता हूँ, लेकिन अलग अलग करके। तो डिपेंड करता है कैसे उठाया जा रहा है ना। जैसे मैंने कहा बोले भैया आज मैंने डिस्टेंस ट्रेवल करी 300 किलोमीटर, तो कोई पूछे कैसे, तो वो कहेगा कि भाई 50 300 किलोमीटर, बोले सारी की सारी गाड़ी से तय करी, तो पूरी की पूरी डिस्टेंस यूनिटी दिखा रही है, एक साथ इकट्ठी तय हुई है, उसको सिंगुलर मान सकते हो। लेकिन मैंने कहा मैंने 300 किलोमीटर तय करी है, 50 किलोमीटर कार से, बाकी के 250 किलोमीटर प्लेन से, तो डिस्टेंस को आपने अलग अलग बांट दिया, समझ रहे हो। तो वही चीज़ को आपने इंडिविजुअल तरीके से ले लिया, अलग अलग बांट दिया। ऐसी अमाउंट की बात है, मैंने कहा भाई मेरे पास तो 200 रुपये थे और मैंने आज गरीबों में बांट दिए। बोले यार बड़ी अच्छी बात है, गरीबों में बांटे, बोले किसको दिए, एक गरीब को दी, सबको दे दी। बोले यार एक ही गरीब मिला था, मैंने उसको 200 रुपये दे दिए। वो जो आपने 200 रुपये दिए, वो इकट्ठे दिए केवल एक बंदे को, है ना, तो वो यूनिटी को दिखा रहा है, और यूनिटी को दिखा रहा है तो उसको सिंगुलर माना जाएगा। और अगर उसको सिंगुलर माना जाएगा तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। वही मैं आपसे कहा, आपने कहा कि यार मेरे पास 200 रुपये थे, अच्छा क्या, बोले यार मैंने छुट्टे कराए, उसके खुले कराए, और मैंने उसको अलग अलग लोगों में बांट दिया। बहुत सारे गरीब मुझे मिले, मंदिर के बाहर बैठे थे, मैंने सबको बांट दिए भाई। बोले यार बड़ा बढ़िया काम करा भैया आपने तो। लेकिन अब की बार जो आपने 200 रुपये बांटे, वो टुकड़ों में बांटे, और अगर टुकड़ों में बांटे तो वो यूनिटी नहीं दिखा रहे हैं, वो डिवाइड हो गए हैं या इंडिविजुअल्स के रूप में यूज़ हो रहे हैं, अलग अलग यूज़ हो रहे हैं। 1 बाय 1 करके आपने अलग अलग बांटे हैं 200 रुपये के टुकड़े करके, उसको क्या माना जाएगा, उसको प्लूरल माना जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वजन की बात है, ये सब चीज़ें, चारों चीज़ें, अमाउंट टाइम डिस्टेंस वेट, एग्जाम्पल मेरे आपके सामने है, अभी मैं बता ही दूंगा। अमाउंट टाइम डिस्टेंस वेट, ये चारों चीज़ें अगर आप लेके चलें तो यूनिटी और इंडिविजुअल्स की आप बात करें, यूनिटी में सिंगुलर, इंडिविजुअल्स में प्लूरल, ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल देख लो जरा, मैं आपके सामने 58 और 59 को लेकर चलता हूँ। फिलहाल 58 और 59 अमाउंट को लेकर एग्जाम्पल है, समझ रहे हो। अगर 58 59 की बात करूँ तो 58 59 किसको लेके है, अमाउंट को लेकर एग्जाम्पल है कि भाई अमाउंट 5 लाख रुपीज़ इज़ यार अ बिग सम फॉर मी। मैंने कहा भाई मेरे लिए 5 लाख रुपये बड़ी रकम है। अब 5 लाख रुपये कैसे, मैंने कहा मेरे लिए 5 लाख रुपये बड़ी रकम है, कैसे, कैसे बड़ी रकम है। या तो मैं ऐसे कह दूँ कि भाई मैं रोज़ 5 5 रुपये करके जोड़ूंगा, एक दिन 5 लाख रुपये जोड़ दूंगा अलग अलग टुकड़ों में, या फिर इकट्ठे 5 लाख। सोच के देखो क्या बात चल रही होगी। 5 5 रुपये करके 5 लाख जोड़ने, सब जोड़ देंगे, आप भी जोड़ देंगे, मैं भी जोड़ दूंगा, कोई और भी जोड़ लेगा, कोई भी जोड़ सकता है। लेकिन मैंने कहा इकट्ठे 5 लाख रुपए। यहाँ पर सोच के देखो, ये जो 5 लाख रुपीज़ की बात चल रही है, ये 5 लाख रुपीज़ कैसे होंगे,
इंडिविजुअल होंगे ये यूनिटी, मतलब टुकड़ों में बात चल रही है, इकट्ठी बात चल रही है, इकट्ठी बात चल रही है, तभी तो मुश्किल है। बड़ा सम मेरे लिए क्यों है 5 लाख रुपए, क्योंकि इकट्ठों की बात चल रही है। और अगर इकट्ठों की बात चल रही है तो ये 5 लाख रुपए, ये वाले जो 5 लाख हैं किसको दिखा रहे हैं, यूनिटी को। और यूनिटी को दिखा रहे हैं तो सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज आएगा, आर नहीं आएगा। 59 देख लो, 5 लाख रुपीज़ हैज़ ये हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, गरीबों में बांट दिए 5 लाख रुपए। अब तुम सोच के देखो, पहली बात तो द पुअर लिखने का मतलब ये समझ लेना, ये प्लूरल नाउन है। द पुअर कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। अब तुम कहोगे सर लिखा द पुअर है और प्लूरल बता रहे हो, सुनो ध्यान से, द पुअर कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। बात बता देता हूँ कैसे। बात ये है, कभी भी कोई एडजेक्टिव है ना जो ह्यूमन क्वालिटी को बता रहा होता है, ऐसा एडजेक्टिव जो किसको बता रहा होता है, ह्यूमन क्वालिटी से रिलेटेड है, जो ह्यूमन से रिलेटेड कोई क्वालिटी है उसकी बात। जैसे गरीब की क्वालिटी होगी, भैया गरीब जो है वो ह्यूमन के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है, एडजेक्टिव ऐसा है जो ह्यूमन के लिए यूज़ हो रहा है ना, ह्यूमन रिलेटेड एडजेक्टिव जो हैं जो ह्यूमन के लिए यूज़ हो सकते हैं, ऐसा कोई एडजेक्टिव है। और अगर उससे पहले हमने किसका यूज़ कर दिया, अगर उस एडजेक्टिव से पहले किसका यूज़ कर दिया, द का यूज़ कर दिया, तो द प्लस एडजेक्टिव मिलकर प्लूरल नाउन बना देते हैं, समझ रहे हो। और ये प्लूरल नाउन पूरे के पूरे ग्रुप को दिखाता है, पूरे के पूरे ग्रुप को। जैसे मैंने कहा द पुअर का मतलब जितने के पूरा गरीबों का पूरा ग्रुप, जितने भी गरीब हैं सबकी बात चल रही है। जैसे मैंने आपसे कहा द काइंड मतलब वो सभी लोग जो दयालु हैं, वो सभी लोग जो दयालु हैं। मैंने कहा द ऑनेस्ट का मतलब ऐसे सारे लोग जो ईमानदार हैं। ऐसे यहाँ पे इन्होंने द पुअर लिखा है, तो एक बात तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो कि द पुअर मतलब प्लूरल नाउन, मतलब बहुत सारे गरीबों में बांटे हैं, 5 लाख रुपए बांट दिए बहुत सारे गरीबों में। और बहुत सारे गरीबों में बांटे तो इकट्ठे तो दिए नहीं, और इकट्ठे नहीं दिए हैं तो ये वाले जो 5 लाख रुपीज़ का हमने लिखा है 59 वाले, ये 59 वाले यूनिटी नहीं किसको दिखा रहे हैं, इंडिविजुअल्स को दिखा रहे हैं। और अगर ये इंडिविजुअल्स को दिखा रहे हैं तो इसके साथ क्या नहीं आएगा, हैज़ नहीं आएगा, किसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, यूनिटी को नहीं दिखा रहे हैं, इंडिविजुअल्स को दिखा रहे हैं, सॉरी, यूनिटी को दिखा के इंडिविजुअल्स को दिखा रहे हैं। और इंडिविजुअल्स को दिखा रहे हैं तो सिंगुलर न मानकर कैसा माने, प्लूरल माने, हैज़ की जगह हैव आएगा। सेंटेंस नंबर 60 ज़रा देखा जाए एक बार। 5 किलोमीटर्स इज़ या आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रेवल ऑन फुट। मैंने कहा 5 किलोमीटर एक इतनी बड़ी डिस्टेंस नहीं है जो पैरों से तय नहीं करी जा सकती, पैदल चल सकते हो 5 किलोमीटर। तो अब मुझे एक बात बताओ सोच समझ के, ये जो 5 किलोमीटर की बात चल रही है, ये जो 5 किलोमीटर हैं, ये यूनिटी को दिखा रहे होंगे या इंडिविजुअल्स को, मतलब टुकड़ों की बात चल रही है या इकट्ठी बात चल रही है। अगर आपने कहा है ऑन फुट मतलब पैदल चलने की बात चल रही है, 5 किलोमीटर पैदल चले गए हैं, यूनिटी को दिखा रहे हैं। और अगर यूनिटी को दिखा रहे हैं तो सिंगुलर है, क्या आएगा, इज आएगा। अगर मैं कहता 5 किलोमीटर जो है, मैंने आज 5 किलोमीटर तय करे, 2 किलोमीटर साइकिल से, 3 किलोमीटर पैदल, डिवाइड हो गया, बट गया और बट गया, तो फिर इसके साथ प्लूरल पर बात ही। सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझो कि क्या कहना चाह रहा है, उस हिसाब से जज करो। द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल इज़ या आर वेरी लेबोरियस। बोले बोले इस स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े मेहनती हैं। अच्छा साहब, आई हैव सम थिंग्स विच इज़ या आर यूजफुल फॉर दिस प्रोजेक्ट। अच्छा ठीक है, ये दोनों कॉन्टेक्स्ट, दोनों सेंटेंस जो है ऊपर वाले कॉन्टेक्स्ट से अलग हैं। 58, 59, 60, यहाँ पर हमारे पास 60 तक ही सेंटेंस हैं जो मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं। ठीक है, ये उससे रिलेटेड हो गया, और ये 5 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस से रिलेटेड हो गया। टाइम और वेट तो खैर कॉमन है, वेट के लिए तो कुछ खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, टेंशन ना लो। वेट का एग्जांपल तो सारे इसके जैसे ही होंगे। जैसे मैंने 5 किलोमीटर का, ऐसी 5 kg आप कहें, 5 kg इज़ नॉट अ हैवी वेट टू लिफ्ट, है ना। 5 किलोमीटर जो है, सॉरी 5 kg जो है वो बहुत हैवी वेट नहीं है टू लिफ्ट, मतलब उठाने के लिए। तो वो ये इकट्ठा कहा गया है 5 किलो, तो आपने 5 kg के साथ इस लगा दिया। वहीं अगर अलग अलग टुकड़ों में सेंटेंस में कुछ ऐसी बात ही अलग अलग टुकड़ों में बांटा है तो वो वेट हो जाएगा। टाइम से रिलेटेड सेंटेंस में आगे बता दूंगा, कहीं ना कहीं आया होगा इसमें ही शीट में। सेंटेंस नंबर 60 और 61 और 62 देखो। मैंने कहा द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल इज़ यार वेरी लेबोरियस। देखो एक चीज़ तुम्हें समझानी है, इसमें से इस सेंटेंस में कुछ खास समझाने की कोशिश, मतलब कुछ खास बताने की कोशिश नहीं करी, ये बड़ा कॉमन सेंटेंस है। देखो, द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल इज़ या आर, यहाँ बस ये बताने की कोशिश करी गई है कि ऑफ जो है, कि ऑफ जो है वो प्रपोजिशन है। ऑफ जो है वो क्या है, प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन के बाद उसका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इसका मतलब इज़ या आर जो है वो वर्ब है, और वर्ब हमेशा किसके हिसाब से आती है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। तो बच्चे दिस स्कूल के हिसाब से इज़ मत लगाना। तुम सोचो कि दिस स्कूल लिखा है, बोले स्कूल तो सिंगुलर होता है, मेरे को तो पता है, तो मैं इज़ लगा दूँ। ना 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 ना, दिस स्कूल के हिसाब से क्या नहीं आ सकता, इज़ नहीं आ सकता।
क्यों? क्योंकि दिस स्कूल तो ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। चैप्टर का नाम ही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और अगर ऐसा है तो सब्जेक्ट कौन है? द स्टूडेंट्स है। द स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए इज़ नहीं किसका यूज़ करेंगे? आर का यूज़ करेंगे। इज़ नहीं किसका यूज़ करेंगे? आर का यूज़ करेंगे। सेंटेंस नंबर 62 देखो, आई हैव सम थिंग्स विच इज़ या आर यूजफुल फॉर दिस प्रोजेक्ट। कह रहा मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी ज़रूरी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, प्रोजेक्ट के लिए कोई ज़रूरी चीज़ आपके पास है। लेकिन इसको सेंटेंस में क्या देख रहे हैं हम, क्या समझने के लिए हमने सेंटेंस लिखा है? ये इसलिए समझने के लिए लिखा है कि यहाँ पर एक शब्द आया है इज़ या आर। सवाल बनता है कि इज़ या आर किसके लिए आया है। देखो मेरे पास इसको समझाने के लिए बहुत कुछ है, और मुझे लगता है जब मैं प्रोनाउन पढ़ाऊँगा ना, तो मैं इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, ये जो है ना विच, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है ये? रिलेटिव प्रोनाउन है। तुम्हें अभी तो नहीं पता चलेगा रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को शायद पता भी हो, बड़ी अच्छी बात है। विच जो है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाने के लिए मैं कम से कम 1.5 से 2 घंटे लूँगा आराम से, जब प्रोनाउन पढ़ाऊँगा। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन ही है, मज़ा आएगा तुम्हें पढ़ने में। तो रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊँगा प्रोनाउन में, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इतना बता सकता हूँ कि जो WH वर्ड्स होते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में वर्ड्स आते हैं, अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है तो थोड़ा डिटेल में आ जाएगा, छोड़ो। मैं तुम्हें इतना कहना चाह रहा हूँ, आई हैव सम थिंग्स विच इज़ या आर यूज़फुल फॉर दिस प्रोजेक्ट। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो इस प्रोजेक्ट के लिए यूज़फुल हैं। बात यह है कि जो WH वर्ड्स होते हैं, है ना, जो आपने विच सुना है, हु सुना है, हाउ सुना है, ये जो जितने भी वर्ड हैं, विच हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, इनका इनका कोई नंबर नहीं होता। नंबर नहीं होता मतलब ना तो ये सिंगुलर होते हैं, ना ही ये प्लूरल होते हैं। जितने भी WH वर्ड हैं, ये इस सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया जहाँ में कोई सेंटेंस आप पढ़ लो, अगर वहाँ पर लिखा है वाट, वहाँ पर लिखा है हु, वहाँ पर लिखा है हूँ, वहाँ पर लिखा है विच, ये पहली बात तो ये 4 ही शब्द सब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में, है ना। तो जैसे मैंने कहा विच आया है या वाट आया है ना, विच या वाट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बन जाते हैं, या हु हुम आया है, हु सब्जेक्ट बनता है, हुम ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये 4 शब्द हो गए। जब भी ये शब्द आ गए आपके सामने कि भाई कहीं आपने लिखा कि हु आर यू, है ना, जैसे लिखा है हु आर यू, तो आपने देखा हु आया, बोले सर हु के हिसाब से आर आ गया। अरे आ रहा है यू के हिसाब से। WH वर्ड जितने भी आपको सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के रूप में मिल रहे हैं, कोई भी WH वर्ड जो सब्जेक्ट बन रहा है, आप हमेशा ध्यान रखो, या कुछ भी बन रहा है WH वर्ड, उसका अपना नंबर नहीं होता। जो WH वर्ड्स होते हैं ना तो वो सिंगुलर होते, ना वो प्लूरल होते। यहाँ पर जो विच लिखा है ना, ना तो ये सिंगुलर है ना ये प्लूरल है। विच का अपना कुछ नहीं है, WH वर्ड का अपना कुछ नहीं होता। वो जिसके साथ आता है उसके जैसा व्यवहार करता है। अब ये देखो विच किसके लिए आया है, आई हैव समथिंग्स विच इज़ यूज़फुल, ये विच आर यूज़फुल फॉर दिस प्रोजेक्ट। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी ज़रूरी हैं। विच किसके लिए आया? विच आया है समथिंग्स के लिए। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, तो विच किसके लिए आया? समथिंग्स के लिए आया। अगर समथिंग्स के लिए आया तो सोच के देखो, समथिंग सिंगुलर या प्लूरल? समथिंग्स एस लगा है, एस, समथिंग्स प्लूरल है, और प्लूरल हैं तो इज़ नहीं किसका यूज़ करेंगे? आर का यूज़ करेंगे। आई हैव समथिंग्स विच आर यूज़फुल फॉर दिस प्रोजेक्ट। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो इस प्रोजेक्ट के लिए यूज़फुल हैं, तो आपने आर का यूज़ करा, ठीक है। नहीं, अगर मैं लिखता आई हैव अ पेन विच, तो आप इज़ लगाते, आई हैव अ पेन विच इज़, क्योंकि पेन लगाए हुए तो पेन का मतलब सिंगुलर, सिंगुलर है तो विच के साथ फिर इज़ आता, क्योंकि WH वर्ड अपने हिसाब से नहीं, अपने साथ वालों के हिसाब से चलते हैं। ये हमने 62 देख लिया। देखो भाई, अरे वाह, सम, ऑलमोस्ट, प्लेंटी, अ लॉट, लॉट्स ऑफ, नाउन, प्रोनाउन प्लस वर्ब। देखो भाई, देखा, ये वाली जो बात मैंने बताई ना विच वाली, वही चीज़ अब यहाँ पे आएगी कि WH वर्ड का अपना कुछ नहीं होता। ना तो वो सिंगुलर होते, ना वो प्लूरल होते। वो डिपेंड करता है कि किसके साथ आए हैं। मैंने कहा यहाँ पर किसके साथ आए? थिंग्स के साथ आए। थिंग्स प्लूरल है तो आर आ गया। यहीं अनकाउंटेबल नाउन आया होता तो फिर इज़ लगा लेते। यहाँ सिंगुलर नाउन आया होता, काउंटेबल सिंगुलर नाउन आया था तो इज़ लगा लेते। वही सेम कॉन्सेप्ट हमने आगे कैरी करा, ये वही सेम चीज़ हमने आगे कैरी करी है। इसी बात को और डिटेल में समझने के लिए हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों का काम कर, मतलब सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होती हैं, जिसके साथ आती हैं वैसा ही बिहेव करती हैं। बोले सर अच्छा, मैंने कहा कुछ एग्जांपल दे दें? बोले कहा हाँ दे दो जी। देखो भैया, मेरे पास कुछ शब्द हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है सम है, ऑल है, मोस्ट है, इनफ है, प्लेंटी है, अलॉट है, लॉट्स ऑफ है। बच्चे ये जितने भी शब्द आए हैं, समझे, ये वो शब्द हैं जो कैसे भी नाउन के साथ आ जाते हैं। काउंटेबल नाउन के साथ भी आ जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आ जाते हैं। इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस इतना देखना है कि जैसा नाउन या प्रोनाउन है, समझ रहे हो, जैसा नाउन या प्रोनाउन है वैसे ही क्या लगाऊं? वर्ब लगाऊं। अगर काउंटेबल नाउन है, वो भी प्लूरल रखा है, तो प्लूरल वर्ब लगा दो, समझ रहे हो।
अनकाउंटेबल नाउन रखा है तो उसको गिन नहीं सकते तो सिंगुलर, और सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। बोले सर एग्जाम्पल देके बताओ, हमारे नहीं आता समझ में ऐसे। मैंने कहा बढ़िया, आ जाओ ज़रा। मैंने लिखा कि मोस्ट ऑफ द हाउस हैज़ या हैव बीन सर्च्ड, कि भाई कोई सर्च पे गया था कि पूरा का पूरा घर जो है, या मोस्ट ऑफ द हाउस मतलब अधिकतर घर का हिस्सा जो है वो सर्च हो चुका है। अब देखो, मैंने कहा मोस्ट ऑफ द हाउस हैज़ या हैव बीन सर्च। अब देखो मोस्ट ऑफ जो आया है ना, इसका अपना कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ मतलब अधिकतर, लेकिन क्या अधिकतर, अधिकतर क्या? एक मिनट रुको जरा, इसी का एक सेंटेंस आगे लिखूंगा। मैंने कहा अधिकतर क्या, अधिकतर जो घर है। अब हाउस यहाँ पर एक है, एक से ज़्यादा है? बोले सर एक ही तो घर है। एक घर का अधिकतर हिस्सा सर्च हो चुका है। तो सोच के बताओ, ये जो कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द हाउस, ये प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा? घर एक है, उस घर का अधिकतर हिस्सा। अब एक घर का 10%, 50%, 100%, अधिकतर का मतलब माना 70-80% हिस्सा है, लेकिन है तो एक का ही। और अगर एक का है तो बात प्लूरल की थोड़ी हो रही है, बात तो सिंगुलर की हो रही है। तो मोस्ट ऑफ द हाउस, एक घर, वो एक घर अगर 100% भी हो गया तो भी कितना ही है, एक ही है। उस एक ही घर की तलाशी हो रही है, वो एक ही घर जो है सर्च हो चुका है। और अगर अकेला घर है तो आपने किसका यूज़ करना है, हैज़ का। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूँ, मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैज़ या हैव बीन सर्च्ड, मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैज़ या हैव बीन सर्च्ड, अधिकतर जो घर हैं वो सर्च किए जा चुके हैं। आया तो यहाँ भी मोस्ट ऑफ है। बोले जी मोस्ट ऑफ क्या कर रहा है? मोस्ट ऑफ का अपना कुछ नहीं बच्चे, वो जिसके साथ आया वैसा बिहेव करेगा। मोस्ट ऑफ द हाउसेज मतलब अब की बार जो सर्च हो रहे थे वो एक से ज़्यादा घर सर्च हो रहे थे। बोले माना 50 घर सर्च करने, मोस्ट ऑफ द हाउसेज का मतलब समझ रहे हो कितने भी, माना मैं कह रहा हूँ 100 घर सर्च करने थे, बोले जी 90 हो गए, तो ये 90 मोस्ट ऑफ ही तो है। मोस्ट ऑफ द हाउसेज बहुत सारे घर सर्च करने थे, उसमें से अधिकतर घर हो गए हैं, 2 4 5 नहीं होंगे वो अलग बात है। तो मोस्ट ऑफ द हाउसेज का जब मीनिंग निकाल के देखोगे तो मीनिंग प्लूरल निकलेगा, अधिकतर घर, है ना। जो हाउसेज हैं ये कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। सॉरी, कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। हाँ, तो हाउसेज प्लूरल नाउन है, बहुत से घर जो है सर्च करे आ चुके हैं। और अगर प्लूरल नाउन है तो फिर वर्ब भी कैसी आएगी बच्चा, वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। आप किसका यूज़ करोगे, हैव का यूज़ करोगे। सेम सेंटेंस है, हाउस का हाउसेज कर दिया, हैज़ की जगह किसका यूज़ हो गया, हैव का। अगर मैं तुमसे पूछूं सब्जेक्ट क्या है, अगर तुमसे पूछूं सब्जेक्ट क्या है, बच्चे सब्जेक्ट ना दोनों सेंटेंसेस में मोस्ट ही है। यहाँ भी मोस्ट के हिसाब से वर्ब आई है, वर्ब यहाँ भी मोस्ट के हिसाब से आई है हैज़, और वर्ब जो है यहाँ भी मोस्ट के हिसाब से हैव आया है। समझ रहे हो, वर्ब जो है यहाँ भी मोस्ट के हिसाब से आई है कि मोस्ट के हिसाब से हैव आया है। लेकिन पता है क्या, अब तुम कहोगे सर आपने तो हाउसेस के हिसाब से लगाया। बच्चे हाउसेस तो ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हाउसेस तो ऑफ प्रपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। या फिर यहाँ पे जो हाउस है ये इस ऑफ प्रपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन बच्चे ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि मोस्ट आया किसके लिए है, मोस्ट एक घर के लिए आया है, एक से ज़्यादा घर के लिए आया है। देखो ना, अब आप खुद देखो कि मोस्ट एक घर के लिए आया इसका मतलब मोस्ट अपने आप में फ़िलहाल एक सिंगल यूनिट के लिए आया है, और सिंगल यूनिट के लिए आया तो मोस्ट सिंगुलर ही होगा। नीचे वाले सेंटेंस में देखा मोस्ट जो है वो बहुत सारे घरों के लिए आया है मल्टीपल यूनिट्स के लिए आया है, और एक से ज़्यादा के लिए आया है। इसका मतलब यहाँ पर मोस्ट जो है वो कैसा है, प्लूरल प्रोनाउन के रूप में काम करेगा। और इस हिसाब से किसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। समझ में आया तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो एक दो सेंटेंस और हैं तब समझ में आ जाएगा। देखो जरा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैज़ या हैव बीन सॉल्व, कह रहा अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब तुम खुद देखो, बहुत सारे क्वेश्चन थे, माना 100 क्वेश्चन थे आपके पेपर में। पेपर में कितने आए, पेपर में बोले जी 100 क्वेश्चन आए। मैंने कहा कितने सॉल्व हो गए, आपने कहा बोले सर 90 कराया हूँ। तो उसका मतलब उसका ये क्या है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 90 कराए हो, तो 90 सिंगुलर नहीं, 90 क्या है, प्लूरल है, एक से ज़्यादा है। और अगर ऐसी बात है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के साथ हैज़ नहीं किसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। अब वही बात, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन की जगह मैंने लिख दिया मोस्ट ऑफ द वाटर वॉज वर वेस्टेड बाय अमित, कि भाई अमित ने अधिकतर पानी वेस्ट कर दिया यार, अमित ने बड़ा पानी वेस्ट करा है। तो मोस्ट ऑफ द वाटर वॉज एवर वेस्टेड बाय अमित, अमित ने बहुत सारा पानी वेस्ट कर दिया। अब बात है कि मोस्ट ऑफ किसके साथ आया, वाटर के साथ। वाटर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन तो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और अगर हमेशा सिंगुलर होते हैं तो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। किसका यूज़ करोगे, वॉज का। यहाँ पर मोस्ट अनकाउंटेबल के लिए आया, यहाँ पर मोस्ट सिंगुलर के लिए आया, यहाँ पर मोस्ट प्लूरल के लिए आया, उस हिसाब से वर्ब लगा दो। 66 और 67 ये भी दोनों बड़े अच्छे सेंटेंस हैं, द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है। हाँ, 66, 67, 68 ये दोनों सेंटेंस बहुत सही है। पेपर में बड़ा कंफ्यूज करते हैं यार, बच्चा ऐसा हो जाता है कि यार ये पता नहीं क्या पूछ लिया, है ना। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे पेज की ज़रूरत पड़ेगी, एक मैं पेज ऐड करता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, देखिएगा।
67 को समझाने से पहले मैं 2 सेंटेंस और भी देता हूँ तुम्हें। 1/3 ऑफ द पिलर, अरे नीचे दे रखे हैं यार, तो मज़ा आ गया। देखो भाई, ओहो पूछो भाई, देखो भाई ध्यान से सुनना। 66 तो आसान हो गया, अब लास्ट वाले 2 मुश्किल है। मैंने कहा 2/3 ऑफ द मिल्क वॉज एवर यूज टू मेक स्वीट्स, कि 2/3 ऑफ द मिल्क का 2/3 हिस्सा यूज़ करा गया है स्वीट्स बनाने के लिए। अब देखो यहाँ पर 2/3 है, क्या है यहाँ 2/3 है। बात ये बनती है कि आंसर मिल्क के हिसाब से नहीं आएगा, कभी तुम सोच रहे हो मिल्क बताएगा कि हाँ उसको सिंगुलर माने या प्लूरल माने। ऑफ प्रपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट है मिल्क, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिल्क है, वही प्रपोजिशन ऑफ है, उसका ऑब्जेक्ट मिल्क हो गया। बड़ी बढ़िया बात है यार। 2/3 ऑफ द मिल्क वॉज एवर यूज टू मेक स्वीट्स, बढ़िया। अब 2/3 जो आप कह रहे हो इसको सिंगुलर माने या प्लूरल माने, बात ये है, देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर 1 आया है ना, 1/4 आ गया, 1/3 आ गया, है ना, अगर 1 लिख रहे हो तो यहाँ पर सिंगुलर ही लिखोगे, 1/3, 1/4, है ना, 1/5, कुछ भी लिख रहे हो। जब ये 1 लिखा गया ना 1, तो 1 लिखे जाने का मतलब है कि बच्चे ये सिंगुलर है, ये कैसा है, ये सिंगुलर है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 2/3, 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया 2/3, 2/3 ऑफ द मिल्क। अगर आपने 1/3 की जगह 2/3 कर दिया, है ना, तो पहले 2/3 हो जाएगा। अब इसको तुम प्लूरल मान सकते हो, सोच के देखो, 1/3 तो सिंगुलर ही है, लेकिन 2/3 ऑफ द मिल्क या 2/3 ऑफ द पिलर, जो भी आप कह रहे हो, जो भी नीचे सेंटेंस है, ये सिंगुलर भी हो सकता है, ये प्लूरल भी हो सकता है, ये सिंगुलर भी हो सकता है, ये प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंड करता है किसके साथ। अब देखो, अगर 2/3 किसके साथ आया, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ गया, तो सीधी सीधी बात है यार, सिंगुलर वर्ब आएगी अनकाउंटेबल नाउन के साथ। कोई मतलब कुछ कुछ है इसका ऐसा कि हम कह दें कि भाई अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये तो सोचने की बात ही नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है 2/3 ऑफ द मिल्क, कि 2/3 हिस्सा मिल्क का। अब दूध की बात कर रहे हो, अगर दूध पूरा अनकाउंटेबल है तो उसका 2/3 हिस्सा भी तो अनकाउंटेबल ही होगा। सोच के देखो, मैंने कहा 100% मिल्क अनकाउंटेबल है, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते भाई, है ना, तो मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, तो सीधी सीधी बात है उसका 2/3 पार्ट भी तो अनकाउंटेबल होगा। और अगर 2/3 पार्ट भी अनकाउंटेबल होगा तो 2/3 अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा तो सीधी सीधी बात है सिंगुलर वर्ब आएगी। और अगर सिंगुलर वर्ब आएगी तो किसका यूज़ करोगे, यूज़ करोगे वर्स का। वर क्या होगा, वर होगा गलत। एक तो रही ये बात। अब इसके बाद ज़रा आगे देखो, 1/3 ऑफ द पिलर, 2/3 ऑफ द पिलर्स। देखो भाई, ध्यान से सुनना, 1/3 ऑफ द पिलर, पिलर एक लिखा है एक से ज़्यादा लिखा है, ये बताओ, सोच के देखो। 1/3 ऑफ द पिलर हैज़ हैव बीन कंप्लीटेड, कोई पिलर बना रहा है, तुम्हारे घर में पिलर बनना है, मैंने पूछा, कोई मिस्त्री काम कर रहा है, मैंने पूछा कि भाई बताओ कितना पिलर बन गया, उसने कहा कि साहब 1/3 बन गया है, 1/3 बन गया है। मैंने कहा अच्छा 1/3 बन गया, बोले हाँ। मैंने कहा यार बढ़िया। तो 1/3 जब बना है तो मैंने आपसे कहा 1 के साथ अगर कुछ भी लिखा है, 1/4 लिखा है, 1/3 लिखा है, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। 1 के साथ कुछ भी लिखा है, 1/3 एक से छोटा हिस्सा, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, एक से छोटा हिस्सा हमेशा कैसा होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। बोले सर अच्छा बात। मैंने कहा 1/3 ऑफ द पिलर, एक पिलर और उस एक पिलर का वो भी 1/3 हिस्सा, मतलब ये तो एक से कम ही हुआ। और अगर एक से कम ही हुआ इस बात का मतलब सीधी सीधी बात है कि सिंगुलर मानेंगे, हैज़ मानेंगे, हैव क्या होगा, गलत होगा। असली जो मशक्क़त है वो 70 नंबर में आती है, ज़रा ध्यान से सुनो। 2/3 ऑफ द पिलर्स, ठीक है, 2/3। देखो पहली बात तो 2/3 ऑफ की बात चल रही है। अब देखो दो चीज़ें, ऐसे ऐसे दो सेंटेंस हो सकते हैं। 70 नंबर का एक कंपटीशन और लिख देता हूँ, 2/3 of the pillar has you have been completed। पहली बात तो ये जो 2/3 आया है, 1/3 आया है, 2/3 आया है, ठीक है, डिपेंड करेगा ये आया किसके साथ है, काउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ। पहली बात तो देखो पिलर कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। मैं 1 मिनट के लिए वापस आता हूँ। 1/3 मैंने कहा सिंगुलर होगा, है ना,
अगर ये किसके साथ आया है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आया है, वही 1/3 काउंटेबल नाउन के साथ आया है, तो ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सेम किसके साथ है, 2/3 के साथ है। 2/3 अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ आया है सिंगुलर आएगा हमेशा, लेकिन अगर ये किसके साथ आया है, काउंटेबल नाउन के साथ आया है, तो ये सिंगुलर भी हो सकता है, तो ये प्लूरल भी हो सकता है। बोले सर कैसे, ज़रा ध्यान से देखो। अगर मैं कहता हूँ 2/3 ऑफ द पिलर और 2/3 ऑफ द पिलर्स, यहाँ पर मैंने एक पिलर लिखा, एक पिलर का कितना हिस्सा, एक पिलर का 2/3 हिस्सा। अब एक पिलर का 2/3 हिस्सा है, भले से 2/3 है, लेकिन उस बात से क्या ही फ़र्क पड़ता है मुझे बताओ। पिलर तो कितना है, एक है, और एक का 2/3 करूँगा तो एक से छोटा ही आएगा, और अगर एक से छोटा आएगा मतलब बात प्लूरल की या सिंगुलर की, बात सिंगुलर की, और अगर बात सिंगुलर की तो किसका यूज़ करोगे, हैज़ का। 2/3 ऑफ द पिलर हैज़ बीन कंप्लीटेड, 2/3 ऑफ द पिलर कंप्लीट हो गया। सेम सिचुएशन 1/3 के लिए है, 1/3 ऑफ द पिलर हैज़ बीन कंप्लीटेड, क्योंकि एक पिलर है उसका 1/3 हिस्सा, लेकिन वही मैंने 2/3 के साथ पिलर की जगह क्या लिख दिया, पिलर्स लिख दिया। मतलब बहुत सारे पिलर बन रहे हैं, माना मेट्रो के पिलर्स बन रहे हैं, हमने माना कि मेट्रो जा रही है और मेट्रो के पिलर्स बन रहे हैं, तो बोले जी कितना था, बोले सर 600 पिलर का कॉन्ट्रैक्ट था। मैंने कहा अच्छा कितने बन गए बताओ, तो आपने कहा बोले सर 2/3 बन गए हैं, तो कितना आएगा, बोले सर 400 बन गए हैं। मैंने कहा कितने बचे हैं, आपने कहा बोले सर 200 बचे हैं, 200 क्या है रिमेनिंग है, 400 बन गए 200 बचे, तो 2/3 ऑफ द पिलर्स। अब मुझे बताओ 2/3 ऑफ द पिलर्स क्या होगा, ये हमेशा प्लूरल होगा बच्चे, क्योंकि पिलर्स प्लूरल है, एक से ज़्यादा पिलर बनने हैं, है ना, 2 3 4 5 जितने भी बनने हैं, एक से ज़्यादा होगा 2 होगा, और 2 का तुम जब निकाल के देखोगे रेशियो या उस चीज़ को लेके चलोगे, पहली बात तो मेंशन नहीं करा 2 पिलर है ना, बहुत सारे पिलर बनने हैं, उसका 2/3 पार्ट, तो बहुत सारे पिलर हैं और उसका जब 2/3 निकालोगे या 1/3 निकालोगे, 1/3 निकालो, 2/3 निकालो, कुछ भी निकालो, 3/4 निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशियो दे रखा है भले से ही, लेकिन उस रेशियो को देखना पड़ेगा, वो रेशियो दिया किसके लिए है। एक पिलर के लिए, एक पिलर का कितना भी रेशियो निकालोगे वो सिंगुलर होगा। एक से ज़्यादा पिलर हैं, माना 500 700 पिलर थे, उसका रेशियो निकाला, उसका रेशियो कितना भी निकालो वो रेशियो निकलेगा, वो प्लूरल ही या एक्सपेक्टेडली प्लूरल निकलेगा। कोई सिचुएशन हो इसमें सिंगुलर निकल जाए अलग बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जब मेंशन नहीं कर रखा तो हम मान के कितना भी चल सकते हैं, 500 700 1000 पिलर थे, बोले भाई कितने निकालने थे, 1/5 निकालने माना, तो फिर भी 200 आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप चलोगे, तो हैज़ नहीं किसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। हैज़ नहीं किसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। 2/3 ऑफ द पिलर्स के साथ हैव आएगा, वही 2/3 ऑफ द पिलर अगर सिंगुलर पिलर है तो किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। सेम गोस विद 1/3, 1/3 ऑफ द पिलर, एक पिलर है तो 1/3 है तो हैज़ आ जाएगा। अगर मैं कहूँ 1/3 ऑफ द पिलर्स, बहुत सारे पिलर हैं, उसका 1/3 पार्ट क्या आएगा, हैव आएगा। एक चीज़ यहाँ से तुम क्या सीखे कि जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स है ना, नंबर्स की बात कर लूँ या फिर रेशियो की बात कर लूँ, है ना, नंबर्स या रेशियो का अपना कुछ नहीं होता। देख लो 2/3 के लिए ये जो ऑफ है प्रपोजिशन उसके साथ ऑब्जेक्ट, वर्ब तो 2/3 के हिसाब से आई है, लेकिन डिपेंड कर रहा है 2/3 आया किसके साथ है। 2/3 का अपना कुछ है ही नहीं, अगर मैं खाली 2/3 लिख दे रहा हूँ आप डिसाइड नहीं कर सकते सिंगुलर है प्लूरल है। खाली मैं 2/3 लिख दे रहा हूँ, डिसाइड नहीं कर सकते, डिपेंड करेगा किसका 2/3। अगर मैं इसी 2/3 को मिल्क के साथ यूज़ कर लूँ, देखो अगर मैं इस 2/3 को मिल्क के साथ यूज़ कर लूँ तो ये 2/3 सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ यूज़ हुआ है तो 2/3 जो है वो अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होगा तो उसको सिंगुलर माना जाएगा। वहीं 2/3 को मैंने पिलर के साथ यूज़ कर लिया तो बहुत सारे पिलर हैं, उसका 2/3 निकाला गया, उस सिचुएशन में 2/3 को प्लूरल माना जाएगा। वहीं 2/3 के साथ अकेला पिलर लग दिया तो ये सिंगुलर माना जाएगा। तो रेशियो का है, नंबर्स का अपना कुछ नहीं होता, 5 10 15 20 को सिंगुलर भी मान सकते हो, डिपेंड करता है वो कैसे यूज़ हुआ है। ऐसी रेशियो को सिंगुलर भी मान सकते हो, प्लूरल भी मान सकते हो, डिपेंड करते हैं कि वो यूज़ कैसे हुआ है। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी 69 और 70 वाली, ठीक है। बाकी 67 68 दो सेंटेंस बचे थे, इनको करवा देता हूँ, ईजी है, ध्यान से देखो। द रेस्ट ऑफ द मिल्क, अब मैंने कहा द रेस्ट ऑफ मतलब बचा हुआ, अब डिपेंड करता है बचा हुआ क्या चीज़ है, बचा हुआ दूध। अब तुमने कहा रेस्ट ऑफ द मिल्क, बचा हुआ जो मिल्क है, अब मिल्क तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो अगर मिल्क का कुछ हिस्सा बचा भी होगा होगा तो वो भी अनकाउंटेबल, और अगर वो भी अनकाउंटेबल होगा तो बच्चे रेस्ट ऑफ द मिल्क में भी किसका यूज़ करेंगे, वॉज का यूज़ करेंगे, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है तो ये सिंगुलर होगा, ये सिंगुलर होगा तो इसका रेस्ट वाला हिस्सा भी सिंगुलर होगा, वर नहीं किसका यूज़ करेंगे, वॉज का। 68 में देखो द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हैज़ या हैव बीन ऑल्सो सॉल्व, या हैव ऑल्सो बीन सॉल्व। अब देखो मैंने कहा प्रॉब्लम्स का बचा हुआ हिस्सा, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बचा हुआ हिस्सा नहीं सॉरी, बची हुई प्रॉब्लम्स, द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, है ना, उसमें से जो बची हैं वो भी सॉल्व हो गई हैं। मैंने कहा 1000 प्रॉब्लम्स थी मेरे, बोले मेरे जीवन में तो 1000 प्रॉब्लम है यार, बहुत दिक्कतें हैं मेरे मेरे जीवन में तो 100 दिक्कतें हैं।
अब उसमें से कुछ बची हैं, माना 100 में से 10% बची हैं, 10 बची हैं, 5 बची हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये मान सकते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम का कुछ बचा हुआ हिस्सा भी प्लूरल ही होगा। 1000 प्रॉब्लम है, 10 प्रॉब्लम है, उसका कुछ बचा हुआ हिस्सा मान सकते हैं कि वो प्लूरल ही होगा। अब आप कहोगे सर 10 का बचा हुआ हिस्सा एक भी तो हो सकता है, लेकिन एक होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, जबकि 2 3 4 5 6 7 8 9 होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अगर मैं 10 भी लेके चल रहा हूँ तो, है ना। तो इस कंडीशन में द रेस्ट को प्लूरल माना जाएगा, और द रेस्ट को प्लूरल मानेंगे तो इसके साथ कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। हैज़ गलत है और हैव सही है। आई थिंक सो आप बात पकड़ पाए होंगे। द नेक्स्ट देखो, परसेंटेज के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज़, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। 671 द परसेंटेज ऑफ गुड स्टूडेंट्स इज, परसेंटेज अगर कहीं वर्ड मिल जाए आपको प्रॉपर तो परसेंटेज के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, ठीक है। परसेंटेज अनकाउंटेबल के रूप में यूज़ होता है हमेशा सिंगुलर वर्ब। द परसेंटेज ऑफ गुड स्टूडेंट्स, ठीक है, इज, परसेंट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट देखो 72 73, मोर देन वन, मोर प्लस नाउन प्लस देन वन, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, बड़ी काम की चीज़ है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक दो बार सेंटेंस में देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हालांकि रीज़न भी है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूँगा, पता नहीं तुम पकड़ोगे कि नहीं। मोर देन वन स्टूडेंट वॉज योर एबसेंट, मैंने कहा एक से ज़्यादा बच्चे एबसेंट थे भाई, बोले अच्छा। अब देखो क्या हो सकता है, मैंने कहा मोर देन वन के बाद नाउन आया है, कुछ भी नाउन आया है, उसके साथ जो आएगी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। देखो मैं बताता हूँ, मोर देन वन के साथ नाउन जो आता है वो सिंगुलर आता है ना, क्योंकि तुमने वन के साथ लिखा है। तुमने किसके साथ लिखा है, वन के साथ। अब देखो मैंने कहा वन के साथ क्या लिखूंगा, मैंने कहा वन कप या वन कप्स, है ना, वन बॉय या वन बॉयज़, सोच के देखो, है ना, वन गर्ल या वन गर्ल्स, वन के साथ जो भी लिखूंगा सिंगुलर ही लिखूंगा ना यार। तो मोर देन वन, अब वन के साथ जो लिखोगे, वन के साथ जो नाउन आएगा वो सिंगुलर ही आएगा। मोर देन वन स्टूडेंट, ठीक है, मोर देन वन स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे सिंगुलर नाउन आएगा, और अगर यहाँ पे सिंगुलर नाउन आया तो वन स्टूडेंट के हिसाब से वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो आपने वॉज लगा दिया, वर्ब गलत हो गया। यहाँ पर मोर का काम नहीं है, काम किसका है, काम है वन स्टूडेंट का। लेकिन इस फ्रेज को याद रखना, कभी मोर के हिसाब से लगा दो गलत हो जाए ना। मोर देन वन, मोर प्लस नाउन देन वन, दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेसिफिकली पूछे जाता है पेपर में बहुत ज़्यादा। 73, मोर स्टूडेंट्स देन वन वॉज एवर एबसेंट, मैंने कहा मोर स्टूडेंट्स देन वन वॉज एवर एबसेंट। देखो भाई, अब की बात देन वन तुमने लास्ट में लिखा, यहाँ पर नाउन तुमने रखा मोर के बाद। नाउन किसके बाद रखा, नाउन रखा मोर के बाद। मोर मतलब बहुत सारे, तो मैं क्या लिखूंगा, मोर बॉय या मोर बॉयज़, सोच के देखो, मोर गर्ल या मोर गर्ल्स, बहुत सारा, बहुत सारे, बहुत सारा लड़का है, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे। तो मोर है तो मोर के बाद सीधी सीधी बात है कि प्लूरल नाउन आएगा। तो ये मोर देन, मोर के बाद जो नाउन आ रहा था ये वाला नाउन जनरली प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो, समझ रहे हो। हालांकि होगा नहीं जब मोर आया तो, ठीक है नहीं, हालांकि मोर अनकाउंटेबल के साथ आ जाता है, मोर शुगर के साथ, लेकिन इस पर मतलब बहुत कम देखने के लिए मिलता है। मोर शुगर मैंने लिख दिया, जैसे माना अनकाउंटेबल के साथ भी आता है, कभी ना सोचो ना नहीं आता है, लेकिन जैसे मैंने कहा मोर आया तो प्लूरल नाउन आएगा जनरली, क्योंकि मैंने प्लूरल लिखा है तो मैं काउंटेबल की बात कर रहा हूँ फिलहाल। मोर के साथ प्लूरल नाउन लिख दोगे, वन आ गया तो वन के साथ सिंगुलर नाउन लिख दोगे, ठीक है। लेकिन जैसा नाउन वैसी वर्ब, वन स्टूडेंट के हिसाब से वाद आ जाएगा। मोर स्टूडेंट्स, मोर के साथ आपने स्टूडेंट्स लिखा, प्लूरल नाउन लिखा, और प्लूरल नाउन लिखा तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। वॉज नहीं, किसका यूज़ करेंगे, वर्ब का। मोर नाउन प्लस देन वन, तो उसके साथ कैसी वर्ब, उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास कुछ हमने बातें देखी कि 72 73 में ये आ गया मोर देन वन, मोर प्लस नाउन देन वन, दोनों में फ़र्क है, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों हुआ ऐसा, मैंने आपको समझा दिया है। ध्यान रखने की बात है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, डांसिंग इज़ माई पैशन, टू डांस इज़ माई पैशन। यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई हैं, समझे। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर सब्जेक्ट के रूप में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए तो इसको जीरंड बोला जाता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा। और जीरंड हमेशा सिंगुलर होता है, समझ रहे हो, जीरंड को हमेशा सिंगुलर नाउन माना जाता है, ठीक है। टू डांस, देखो भाई, अब इसको एग्जाम्पल नंबर 94 95 के साथ में पढ़ना है, मैंने लिख भी रखा है। टू डांस कहीं है, टू डांस इज़ माई पैशन, कि भाई डांस करना मेरा पैशन है, डांसिंग इज़ माई पैशन, डांस करना मेरा पैशन है। डांसिंग वर्ब की एनजी फॉर्म है, मैंने कहा सब्जेक्ट है, डांसिंग वर्ब से पहले रखा है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है जनरली, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट है, डांसिंग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा है, वर्ब की एनजी फॉर्म है। वर्ब की एनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट बनती है तो उसको जीरन बोलते हैं। जीरन हमेशा कैसा नाउन होता है, सिंगुलर नाउन होता है। और अगर जीरन हमेशा सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ कैसी वर्ब आनी चाहिए, बोले सर सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, सिंपल। सेम गोज विद टू डांस, टू डांस भी क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा टू डांस सब्जेक्ट बना है,
सब्जेक्ट यहाँ पर क्या बना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव भी हमेशा किस रूप में आता है, अगर इसको यूज़ करना है, नाउन बना रहे हो अगर इसको, हालांकि नाउन बनता है ये, लेकिन इसका मेन काम तो टू डांस ऐसे क्या नाम है, इन्फिनेटिव के रूप में जो आ रहा है, सब्जेक्ट के रूप में बहुत कम यूज़ हो रहा होता है, एडवर्ब के रूप में कई बार ज़्यादा यूज़ होता है ना। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है, सिंगुलर नाउन इसको माना जाता है। और अगर इसको सिंगुलर नाउन मान रहे हो तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। इसलिए डांसिंग के साथ भी इस आया, टू डांस के साथ भी इस आया। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ गई तो क्या मान सकते हैं, है ना, या क्या। सब्जेक्ट के रूप में आईएनजी भी आ सकती है, सब्जेक्ट के रूप में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है। दोनों में से कोई भी आया है तो दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। बड़ी सिंपल और स्पष्ट सी बात है। 75 सेंटेंसेज हो गए हैं, 25 बचे हैं। मुझे लगता है अगली क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी सब्जेक्ट वर्ब आर्ग्यूमेंट की 3rd क्लास थी, ये कंप्लीट होती है। और आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी काम 4th क्लास में करेंगे। 100 सेंटेंस करने के बाद मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस भी लेके आऊँगा, मैं आपको कह ही रहा हूँ शुरुआत से, है ना। तो प्रैक्टिस के लिए परेशान ना हो, मैं प्रैक्टिस भी करवाऊँगा, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे।